हेलो डियर माय स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे तरफ से आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी क्लास 10 से संबंधित कुछ भेद को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई है। मैंने कोशिश किए हैं कि आपका हिंदी से कोई भी ऐसा टॉपिक छूटे नहीं, ऐसा एक भी नंबर आपका मिस नहीं हुए, और ताकि आप लोगों का बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आ सके। इसके लिए मेरे मल्टी टैलेंटेड चैनल पर आप बने रहिएगा। अब की बार वादा है आपको, हम बिहार नहीं तो बल्कि हमको अपना जिला या गांव को टॉप करना है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, तो ऐसा करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, हमने क्लास 10 बिहार बोर्ड 2023 हिंदी व्याकरण, मतलब टोटली कहा जाए पूरे हमने सिलेबस को कुछ मतलब एक संक्षिप्त में इसको हल करने का कोशिश की है, इसको सॉल्व करने का कोशिश की है, ताकि आपके बिहार बोर्ड से एक नंबर नहीं छूटे। इसके लिए मैंने कुछ पहले तो भेद लाया, और भी सारे टॉपिक्स को देखेंगे व्याकरण से संबंधित। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा और सारे चीज को आप बारीकी से समझते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें है भेद। तो आपको दिख रहा होगा कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। स्वर वर्ण के कितने होते हैं, 3 होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्रिया के कितने होते हैं, 3 होते हैं। वाच्य के कितने होते हैं, 3 होते हैं। हिंदी व्याकरण में वाच्य 3 होते हैं, ठीक ना। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6, कारक के 3, संधि के 3, स्वर संधि के 5, विशेषण के 4, समास के 6, लिंग 2 होते हैं, वचन 2 होते हैं, वाक्य 3 होते हैं। इस तरह से आपका इसमें से कोई भी भेद पूछा जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, ताकि आप बिहार बोर्ड में एक भी नंबर आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक ना, बना के लाना। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं इससे व्याकरण से संबंधित। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग अब चलते हैं उच्चारण स्थान। परीक्षा में काफी उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि इसका उच्चारण, जैसे क का उच्चारण स्थान कहाँ है, च का उच्चारण स्थान कहाँ है, कि प का उच्चारण स्थान कहाँ है। इस तरह से आपका परीक्षा में उच्चारण स्थान छूटे नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। कंठ, क से कंठ, क से कवर्ग होता है। कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान जो आपका होता है कंठ होता है। इसे कंठीय वर्ण भी कहते हैं। तो परीक्षा में आपका जैसा ऑप्शन आएगा आपको उस तरह से टिक करना है, गोला करना है। टिक करने वाला तो है नहीं, गोला कर देना है। तालु, तालु को आपका, तालु का जो वर्ग होता है चवर्ग होता है। इसको कैसे रिलेट कीजिएगा, तो तालु चालू, तो चवर्ग में आपका च, छ, ज, झ यहाँ आता है। इस तरह से आपको जो का उच्चारण स्थान अगर पूछ दिया जाए तालु होता है। चलिए मूर्धा, मूर्धा का आपका आ जाता है टवर। देखिए जो मुड़ा हुआ है, टो, ठो, डो, ढो, ये सब आपका क्या होता है, मुड़ा हुआ है। इसे मूर्धा बोलिएगा। इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। तालु को तालव्य वर्ण भी कहते हैं। और दंत में देख लीजिए, आपका दंत में आ जाता है तवर्ग। इसमें आ जाएगा त, थ, द, ध, न। तो इसका ये हो जाता है। देखिए तो में दो आता है, तो को रिलेट कीजिए दो से, तो दंत और तो जो होता है ना, ये आपका तवर्ग में आ जाता है। तो तवर वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। फिर पवर का आपका इसी तरह प से पवर, ये पवर का आपका ओष्ठ आ जाता है। ओष्ठ या तो होठ भी कह सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन आएगा परीक्षा में उसको आपको टिक कर देना है, ठीक। ओष्ठ कहते हैं, इसको ओष्ठ कहते हैं। तो पवर्ग हो गया प, फ, ब, भ, म। और कंठ और तालु अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ये दो मतलब उच्चारण, हम जानते हैं कि मेरा उच्चारण स्थान जो होता है वह 5 होता है। हम लोग कोई भी वर्ण का जो उच्चारण करते हैं वह मेरे 5 स्थानों से हो सकता है, जिसे आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है। इसमें 5 उच्चारण स्थान है। कुछ ऐसे वर्ण है जिनको जैसे आप ये जानते हैं कि संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वर है, तो इसको उच्चारण करने के लिए हमको कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है। फिर ओ और औ का उच्चारण करने के लिए कंठ और होठ दोनों की आवश्यकता होती है। तो नासिक से अनुस्वार का उच्चारण जो होता है नासिक से होता है। कौन से होता है, आपका नासिक से होता है, ठीक है ना।
इस तरह से आपका उच्चारण स्थान ये रहा। चलिए हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ चीज को देखते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। इसमें कहा गया है कि हिंदी व्याकरण में जो आपका हिंदी व्याकरण में देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितना है, 52 है। कितना है, 52 है। अगर ऐसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपको कहना है कि 47 है। क्या करना है कि 47 है। आधुनिक का मतलब अभी जो इसका गणना किया गया वह अभी मतलब कहा जाए वह 52 है। तो पहले इसको गणना किया गया था तो ये 47 था। ठीक है, तो आपको पहले और आज में आपको अंतर समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 है। और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है। तो कहेगा शुद्ध व्यंजन किसको कहते हैं, जिसमें हलंत लगा हुआ रहेगा उसको आप शुद्ध व्यंजन कर सकते हैं, जैसे को हलंत, मो हलंत, तो हलंत। ठीक ना। और स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 25 है। क से लेकर म तक ये आपका क से लेकर आपका म तक ये जो आपका आता है, ये आपको इसको जो आप कर सकते हैं, इसको स्पर्श वर्ण कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है, 25 है। अंतस वर्ण की संख्या 4 है। यो रो लो वो ये सब क्या कहलाते हैं, अंतस वर्ण कहलाते हैं। उस वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए व्याकरण से संबंधित और सारी जानकारियां को एकत्रित कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं संयुक्त स्वर। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जैसे अ और हर्षई के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो आपको कहना है ए बनेगा। फिर अ और दीर्घई बन के भी वही होता है, ए बनता है। अ और ए मिलके भी यही ए बनता है। अ और आय मिलके आय होता है। अ और उ मिलके अ होता है। आज और उ मिलके अ होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि आप इसमें जैसे महाजोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, महाजोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाता है, ये आपका महेंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, महेंद्र। जैसे रमा जोड़ी स क्या हो गया, रमा जोड़ी स बराबर क्या हो गया, आपका रमेश हो जाता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ आ हो गया और ये ई हो गया, ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया। इसी तरह आ और दीर्घ ई मिलके आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो परीक्षा में अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको बढ़िया से इसको समझ लेना है। कभी कल परीक्षा में पूछ देता है कि ओ और हर्ष ई मिलके क्या होगा और ओ और दीर्घ ई मिलके क्या होगा, तो आपको इसको याद रखना है और आपको क्या करना, परीक्षा में एक भी नंबर मिस नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं हिंदी व्याकरण में कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन होता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में कई बार इस प्रश्न को दोहराया गया है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, इसमें काफी व्यू गए थे। तो इससे लगता है कि आपको भी मतलब इस टॉपिक से संबंधित वीडियो मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। संधि में तो समझ लेते हैं, तो आपको कहना पहले संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है क, और इसमें भी लिखना है। समास में ये आपका हो गया संधि, क्या कह सकते हैं, संधि, और ये आपका क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका समास हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। तो संधि और समास दोनों तरफ लिखा हुआ, तो लिए यहाँ को है। संधि में निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है किंतु समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ख संधि में तोड़ने को विच्छेद करते हैं किंतु समास में विग्रह कहलाता है। ग संधि में दो वर्णों का मेल होता है किंतु समास में दो पदों का। संधि तत्सम शब्द का बना होता है किंतु समास तद्भव शब्द का बना होता है। तो इस तरह से संधि और समास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परीक्षा में पूछा जाता है कभी कालांतर में भी कि घोष और अघोष में क्या अंतर है, और इसको पहचानने के लिए भी देगा, तो आपको वहां मिस नहीं करना है। चलो और अगला देता है
अगर लिखा हुआ रहेगा अल्पप्राण और महाप्राण में क्या अंतर है तो उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको बारी के परिभाषा के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए इसको। घोष, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में आपका स्वर तंत्रिका क्या हो, झंकृत हो, उसे घोष कहते हैं। इसको आप ट्रिक से कैसे समझिएगा, तो ये 345 प्लस अंथस, तो कवर का जो तीसरा होता है गौ वर्ग उसको 3 से, और घा का 4 से, और 5वां अंग होता है उसको 5 से। इस तरह और अंथस में आपका योर और वो आ जाता है। हमने इस पर और वीडियो बनाया है, प्लीज आप उसको जाके देखिए और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो घोष के लिए 345 प्लस अंथस। अघोष, ओ का मतलब होता है नहीं, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं हो उसे हम लोग अघोष कहते हैं। इसके लिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस ऊष्म वर्ण जो आपका आता है यह अघोष वर्ण है। अल्प प्राण क्या हो जाता है, जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में क्या होगा, कम प्राण वायु व्यय होगा, उसको आप लोग अल्प प्राण कह सकते हैं। या प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतस्थ वर्ण जो है ये अल्प प्राण के उदाहरण। महाप्राण में आपका आ जाएगा कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में क्या होगा, आपका अधिक प्राण वायु व्यय होगा, उसको महाप्राण कहिएगा। ये आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस उस वर्ग जो आपका आता है ये आपका महाप्राण का उदाहरण है। जैसे आपको हम लिख के बताते हैं तो इसमें परीक्षा में आपको दे देगा, ये क ख घ अंग, इस तरह से ये आपका क से लेकर प तक रहेगा। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अंतस्थ का मतलब होता है, तो आपको बोलवे कि अंतस्थ 4 और हुआ, कभी काल वो भी आ सकता है, तो वो आपको जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको टिक कर देना है। इस तरह से चा में, टा में, ता में, पा में, इस तरह से आपका है। इसमें कह देगा कि गौ किसका उदाहरण है, तो गौ देखिए तीसरा है तो 345, ये आपका घोष का उदाहरण है। इसी में कह देगा ये आपका ख किसका उदाहरण है, खा देखिए दूसरा नंबर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24 है, तो ये आपका महाप्राण। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। यहाँ दो भी है, दो, तो ऑप्शन में जैसा आपको ऑप्शन रहेगा वैसा आपको टिक करके लाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको घोष और अघोष में समझ में आ गया होगा, अल्पप्राण और महाप्राण में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग आप समझते हैं संधि के भेद। तो संधि के लिए हम संधि के आप जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसलिए हमने एक ट्रिक दिया था, द्विगुण वी यन आदि। द्वि का मतलब होता है दीर्घ संधि, और गुण का मतलब होता है गुण संधि, और वी का मतलब होता है वृद्धि संधि, यन का मतलब होता है यन संधि, और आदि का मतलब होता है आदि संधि। इस तरह के आप कह सकते हैं कि जो होता है ना, ये आपका स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं, या स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। चलिए हम लोग उसको समझते हैं। इसको पहचान कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है, कैसे पहचानेंगे गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि और आदि संधि। स्वर संधि को कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा दीर्घ संधि को आप आ दीर्घही दीर्घऊ और इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो इसके लिए तो आपको पता है कि आपको यहाँ दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में आपको कैसे करना है, यहाँ देखिए आ दीर्घई दीर्घू ए ओ, ये ए ओ आ जाएगा गुण संधि का, और आए ओ ये आ जाएगा बड़ी मात्रा जो आपको देख रहा हो देख रहे होंगे दीर्घ संधि। ये आपका वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब इसमें आपको जो है ना डबल ई मात्रा दिखेगा, और ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो अगर इस तरह का दिखता है तो आपको कहिएगा वह वृद्धि संधि है, तो वृद्धि हो जाती है। अगर आपको एक डंडा दिखे और इसके ऊपर फिर ये दिखे तो ये आपको कहना ये गुण संधि है। इसमें जैसे वृद्धि होता है, वृद्धि का मतलब एक से जैसे डबल होता है, जैसे इसमें और एक डंडा आता है, तो ए ओ ए और ओ जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका गुण संधि हो गया, और आए ओ जो हो गया आपका जो हो गया ना वह वृद्धि संधि हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ महेंद्र में एक आ रहा है, ये गुण संधि है। देवेंद्र में एगो डंडा है तो गुण संधि है। फिर यहाँ रमेश में एगो डंडा है तो ये आपका क्या हो गया गुण संधि। वृद्धि में देखिए
आपका वृद्धि में ये आपका क्या आ जाता है, जिसको आप वृद्धि नहीं कह सकते हैं। इजा देखिए सदैव है ना आपका, ये इसमें क्या गो डंडा है, तो 2 गो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। फिर देखिए तो इसमें क्या गो डंडा है, 2 गो, तो ये भी क्या आपका आ जाएगा, वृद्धि संधि। लेकिन यन संधि में क्या आपका आता है, यन में आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। देखिए यहाँ अत्याचार, यहाँ य के साथ आधा है ना, फिर य के साथ आधा है ना, उद्योग, अन्वेषणम भी कर सकते हैं, ठीक है, अन्वय भी कर सकते हैं। तो इसमें अ भी आ जाएगा, तो अ के साथ अगर कोई आधा आता है तो यन संधि है। अत्याचार इत्यादि, उद्योग, अन्वेषणम, अन्वय, ये सब किन के उदाहरण हो जाएंगे, यन संधि। तो यन संधि में रखिएगा कि आधा अक्षर आएंगे, क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा। और आदि संधि में हम लोग समझते हैं कि इसमें से कोई क्या होगा, 3 अक्षर आएगा, जैसे कमल हो गया, नयन हो गया, ठीक है। यहाँ आप पवन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पवन हो गया, पावक हो गया, गायक हो गया, आपका नायक हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका आ सकता है, ठीक है। इसमें ए ऐ ओ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये आ सकता है तो 3 अक्षर का शब्द आएगा, या तो ओ आएगा या तो आ आएगा। तो 3 अक्षर से बने अगर शब्द दिखिए तो उसको समझिए तो क्या है, आदि संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, अब संधि विच्छेद को देखते हैं और इनसे बने शब्द को समझते हैं। तो परीक्षा में आपको पूछ देता है, या तो संधि विच्छेद पूछ देगा, या तो आपको पूछ देगा कि इन दोनों के मेल से नया शब्द क्या बनेगा। यहाँ आपको देखिए संधि विच्छेद को करने से पहले दोनों शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। कहा कि संधि विच्छेद का मतलब होता है कि तोड़ने के बाद है दोनों शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, उसे ही आप संधि विच्छेद कहिएगा। जैसे यहाँ देवालय को तोड़े हैं, देवालय, देव जोरालय, जहाँ देवता का घर होता है उसे ही हम लोग देवालय कहते हैं। तो देव जोरालय बराबर देवालय हो गया, विद्या जोड़र्थी बराबर विद्यार्थी हो गया, पढ़ी जोड़ इच्छा बराबर परीक्षा हो गया, मना जोड़ रथा बराबर मनोरथा हो गया, शिव जोरालय बराबर शिवालय हो गया, महा जोड़ ईश बराबर महेशा हो गया, ठीक है। और मना जो रथा, जो ये मना और मना रथ, जो मना जो रथ बराबर मनोरथ हो गया, जो अंत बराबर जंत हो गया, सत्य जोड़ आचार बराबर सदाचार हो, जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश हो गया, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर हो गया, दू जोड़ आचार हो दुराचार हो गया, नी जोड़ उपाय बराबर निरुपाय हो गया। तो परीक्षा में आपको या तो ये चीज दिया रहेगा या तो ये चीज दिया रहेगा। परीक्षा में कई बार पूछा गया रमेश का कैसे बनेगा, तो रमेश का आप जानते हैं कि रमा जोड़ी सा बराबर क्या होगा, रमेशा होगा, तो रमेशा हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि बड़ी और छोटी मात्रा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये चीज भी याद रखना है। तो वह थोड़ा सा अगर छोटी मात्रा दे देता है कंफ्यूज कर जाइएगा। तो रमा जोड़ी सा बराबर ही आप इससे बना शब्द रमेश होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा संधि विच्छेद देख लीजिएगा, ताकि आपको 1 नंबर भी नहीं छूटे, क्योंकि कहा ही गया है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अगर आप 1 नंबर अगर अर्जित नहीं कर कीजिएगा तो परीक्षा में आपका छूट जाएगा। इसलिए सारे चीजों को देखिए। चलिए हम लोग और संधि विच्छेद को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चीज को सीखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं संधि विच्छेद को। यहाँ है महा जो ऋषि बराबर महर्षि हो गया, देव जो ऋषि बराबर देवर्षि हो गया, एक जोड़ एकम बराबर एक एकम हो जाता है। अभी हम आपको बोलने किए थे वृद्धि आदेश हो जाता है, तो इसमें आप लोग पहचानिए कौन संधि है। तो डबल मात्रा तो वृद्धि हो गया, तो वृद्धि संधि हो गया। यहाँ भी डबल आकार ओकार की मात्रा दिख रही है, तो ये आपका ये अय हो गया, तो ये वृद्धि हो गया। तो मत जोड़ एक्यम मत एक्यम, जल जोड़ ओ बराबर जलो, सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि। तो आपको बोले थे यन संधि हो जाएगा। यहाँ यद्यपि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो यो पो हर्षि का, तो यद्यपि ऐसे होता है। अनु जोड़ा बराबर अनुय होता है, ने जोड़ा नम बराबर नैनम होता है, ठीक है। और गय जोड़ अक बराबर गायक होता है, और भो जोड़ा नम बराबर भवनम होता है, नय जोड़ अक बराबर नायक होता है। तो ये परीक्षा में ये आने की संभावना है, तो इसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको देख लीजिए, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में आपका 1 भी नंबर
नहीं चूके। ठीक है, हमने कोशिश की है आपका संधि विच्छेद जो भी है इससे संबंधित आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग संधि विच्छेद, अब कुछ ही संधि विच्छेद है, हमने कोशिश की है थोड़ा संधि विच्छेद ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से कोशिश की है कि सारे संधि विच्छेद को थोड़ा सा देखा जाए ताकि आपका कहीं से भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अप जोड़ जम बराबर अवजम हो गया, सम जोड़ कारा बराबर संस्कारा हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या आपका अप जोड़ जम बराबर अवजम हो गया, सम जोड़ कार बराबर संस्कार हो गया, उत जोड़ नति बराबर उन्नति हो गया, सत जोड़ मुख बराबर सन्मुख हो गया, जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया, पम जोड़ चम बराबर पंचम हो गया, सम जोड़ योग बराबर संयोग हो गया, सम जोड़ वाद बराबर संवाद हो गया, पृष्ठ जोड़ ता बराबर पृष्ठा हो गया, नी जोड़ रजा बराबर नीरज हो जाता है, नी जोड़ रोगा बराबर निरोगा हो जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण हो जाता है, उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख हो जाता है, परा जोड़ उपकार हो जाता है, यशा जो धरा और यशोधरा हो जाता है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, एक बार देख के जाना है परीक्षा में और धमाल मचा के आ जाना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो। तो हम लोग आज कोशिश किए हैं वीडियो भले लंबा हो जाए ताकि आपका पूरा परीक्षा बढ़िया से जाए। तो हमने बहुत सारे चीज कंटेंट को लाएंगे जो कि आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम यहाँ तक कोशिश करेंगे आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाए और ये आपका व्याकरण कवर हो ही रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। ऐसे हर चीज को लिखना संभव नहीं है, कुछ चीज हम ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव में है, ये चीज दिया गया है। जैसे भाषा से पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हमने सारे व्याकरण से संबंधित बहुत चीज़ इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, आप अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपको पता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ये आपका देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। और संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, ये भी आपका देवनागरी लिपि है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि लिपि को कैसे लिखें, तो जब आप अगर इधर से आप इधर लिख सकते, ये आपका बायां हो गया, इधर दायां हो गया। अगर आप इधर से इधर लिखते हैं, ये आपका हो गया बायां और ये आपका हो गया दायां। अगर आप इधर से इधर लिखते हैं तो ये आपका हो गया देवनागरी लिपि। क्या हो गया? देवनागरी लिपि। तो हिंदी, मराठी और नेपाली जो आपका है, ये सब जो है ना देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की ये विशेषता है। अगर हम उल्टा लिखेंगे, इधर से अगर हम इधर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उर्दू, जिसको आप लोग कहते हैं फारसी लिपि। क्या लिखेंगे? बाएं से अगर हम लोग दाएं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाएं से अगर हम लोग दाएं लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये फारसी लिपि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फारसी लिपि। तो देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन लिपि क्या होता है? ब्राह्मी लिपि होती है। तो कहा जाता है कि सबसे प्राचीन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये किसके समय में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था? तो राजा अशोक के समय में है, अशोक के शासन काल में तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर पूछेगा कि अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी अक्षर का लिपि क्या है, तो ये आपका रोमन लिपि हो गया और ये किस पर आधारित है? ये अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, तो भारत की प्राचीन लिपि क्या हो गई? तो ब्राह्मी लिपि हो गई। ब्राह्मी लिपि से ही क्या हो गया? हिंदी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, और संस्कृत लिपि का भी विकास किस लिपि से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं इससे संबंधित। चलिए हम लोग संज्ञा से समझ लेते हैं। परीक्षा में संज्ञा से संबंधित भी कुछ पूछे जाते हैं, तो हम लोग मौखिक में समझते हैं। काकि परीक्षा नज़दीक है, हमको डिटेल में उतना डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा असंभव है, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि कुछ इसके टॉपिक्स को देखा जाए ताकि आपके परीक्षा में छूटे नहीं। ये संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या आ जाता है? व्यक्ति को अगर किसी
व्यक्ति का नाम लेगा, या तो पशु हो सकता है, तो या तो जानवर हो सकता है, या तो पक्षी हो सकता है, या तो कोई शहर का नाम, किसी के व्यक्तिगत की बात करें तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाए। जैसे रमेश, गीता, रीता, मीना, कौआ, बिल्ली, ठीक है, गाय, भैंस, कुछ भी है व्यक्तिगत किसी का बात करेगा तो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। जातिवाचक में क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा किसी का नाम नहीं लेगा बल्कि उसके जाति को बोध करेगा। जैसे शहरों के नाम लिखिए, भगवान, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, अगर कहता है फलों के नाम लिखिए, जानवरों के नाम लिखिए, पक्षियों के नाम लिखिए, लड़कियों के नाम लिखिए, लड़कों के नाम लिखिए, तो वह सब आ जाता है जातिवाचक में, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कोई अगर व्यक्ति का नाम लेंगे राम मोहन, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में किसी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध हो तो जातिवाचक। जैसे हम लोग कहेंगे जानवरों का नाम लिखिए तो जातिवाचक में, लेकिन कहेंगे गाय का नाम लिखिए तो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। जैसे भगवान का नाम लिखिए, अल्लाह, जो भी आपका शंकर, गणेश, जो भी होगा भगवान का नाम होगा, तो शंकर आप लीजिए तो व्यक्तिवाचक, भगवान बोलिएगा तो जातिवाचक। दरवाचक में क्या आपका आ जाता है, दरवाचक में आपका आ जाता है, ये आपका देख रहे हैं, जिससे नापा या तोला नहीं जाए उसे क्या कहते हैं आप, दरवाचक कह सकते, क्या कर सकते हैं, दरवाचक। दरवाचक में आपका आ जाता है चांदी, तेल, कुर्सी, दूध, ठीक है, वह सब किस में आ जाता है, दरवाचक में आ जाता है, ठीक है। और समूहवाचक में क्या आपका आ जाता है, दर्व का मतलब होता है कोई पदार्थ का नाम हो, पदार्थ तो हमको पता ही है, पदार्थ में कुर्सी, टेबल, बेंच, या जिसे नापा या तोला जा सके वो भी आ जाएगा। जैसे दूध, दही, ठीक है, जिसको आप लोग नापते हैं, तो कभी कल परीक्षा में पूछ देता है तेल कौन सा संज्ञा है, तो आपको कहना दरवाचक है। समूह में कोई आपका समूह का बोध करेगा, जैसे भीड़, अंगूर का गुच्छा, सभा, कक्षा, ये सब क्या आपका आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। भाववाचक में क्या आ जाएगा कि भाव, जैसे बुढ़ापा, मिठाई, अंगड़ाई, मिठाई, अच्छाई, अंधेरापन, ठीक है, ये आपका भाववाचक में आ जाएगा। तो इस तरह से आप संज्ञा के भेद समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं लिंग बदले। कभी कल परीक्षा में पूछ देता है कि लिंग बदल के दिखाइए, ठीक है ना, तो ये आपको पुल्लिंग पहचानने के लिए देगा, तो आपको इसको समझना है। तो यहाँ देखिए, माला का मालिन हो जाएगा, ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन हो जाता है, घोड़ा का घोड़ी हो जाता है, कवि का कवित्री हो जाता है, नेता का नेत्री हो जाता है, पाठक का पाठिका हो जाता है, नायक का नायिका हो जाता है, बाल का बाला हो जाता है, महाशय का महाशया हो जाता है, प्रीतम का प्रियतमा हो जाता है, ठीक है, और महोदय का महोदया हो जाता है, गायक का गायिका हो गया, सेठ का सेठानी हो जाता है, ठीक ना, सूर्य का सूर्या हो जाता है, शिक्षक का शिक्षिका हो जाता है, देवर का देवरानी हो गया, जीजा का जीजी हो गया। हार, तो यहाँ पूछा जाता है कि हार क्या है, तो हार ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होता है। तो सोना पुल्लिंग है, दही भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो और मियाँ का बीवी हो जाता है। इस तरह से इसमें जो भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित था हमने इसमें इनको लिख दिए ताकि आपको परीक्षा में छूटे नहीं, ठीक है। तो पहचानने के लिए देगा, या तो कभी कभी वाक्य बनाने के लिए देता है, ठीक है। कुर्सी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, तो इसको आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, कुर्सी टूट गई, ठीक है। तो गाय काली है, तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग भी दे सकता है। तो उसका आप अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानिएगा तब तो आप वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। तो कुछ कुछ नियम होते हैं, जैसे खाने पीने वाले लगभग लोग क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होता है इससे जोड़ा, इस तरह से जो जोड़ा में होंगे वो उसका भी लिंग हो सकता है। जैसे जोड़ा में होगा, घोड़ा का घोड़ी होगा, ठीक है, गधा का गधी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक वचन से बहुवचन को। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ वचन बदलें, तो वचन बदलने के लिए भी परीक्षा में दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा एक वचन और बहुवचन। आपको पता ही है कि हिंदी व्याकरण में सिर्फ वचन 2 है और संस्कृत व्याकरण में वचन 3 है। तो भारतीय का भारतीयों हो जाता है, क्या हो जाता है, भारतीयों हो जाता है।
आंसू का आंसुओं हो जाता है, क्या हो जाता है? आंसुओं हो जाता है। किताब का किताबें हो जाता है। नदी का नदियां हो जाता है। घड़ी का ये घड़ी का आपका घड़ियां हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ तो हर्षी के यहाँ इधर दीर्घिकार रहेगा, लेकिन बहुवचन बनाते समय वह क्या हो जाएगा? ये आपका हर्षिकार हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आपका हर्षिकार हो जाता है। कुर्सी का कुर्सियां हो जाएगा, ठीक है ना। लता का लताएं हो जाएगा। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, कौन कौन शब्द। तो ये कुछ हम शब्द लिए हैं, जैसे प्राण और होश, ये जो होते हैं ना हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो ये आपको ध्यान परीक्षा में ध्यान में रखना है कि बहुवचन वाले शब्द क्या क्या हुए, हमेशा प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राण और होश हमेशा वह बहुवचन में ही होते हैं। तो कहता है कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं होता है, तो वहाँ आपका जनता जो होता है ना, ये आपका नहीं होता है। कभी कभी आपको यह भी दिया जाता है बनाने के लिए, जैसे मित्र। तो मित्र का कैसे आप बहुवचन बनाइएगा? तो ये मित्रगण हो जाता है। क्या हो जाता है? मित्रगण। क्या हो जाता है? मित्रगण। तो यह सब चीज को आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। चलिए हम लोग अब कारक को देखते हैं। जबकि आपको पता है कारक के जो 8 भेद होते हैं, ठीक ना। इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, ठीक ना, और संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, इस तरह से कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक। तो इसमें आपको परीक्षा में इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, तो इसको आप लोग देखिए। परीक्षा में आपको आएगा, जिसे ऑब्जेक्टिव हम ये लेते हैं, जैसे मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में मैं किस कारक की, मतलब इसकी मैं जो है यहाँ मैं किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। या क्या कह सकता है? मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में जो होता है ना, तो मैं क्या कर सकते हैं? तो मैं आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं कह रहा है कि मैं किस कारक की विभक्ति है, तो मैं आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक ना। इस तरह से मैं जो आपका हो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, तो आपका अधिकरण कारक है। अगला समझते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ है जो हिमालय से जो आपका है, ये हिमालय से ये कौन कारक है? ये आपका जो हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा आपादान कारक। कौन कारक होगा? आपादान कारक। जबकि हमने पढ़ाया है आपादान कारक जहां से किसी व्यक्ति या वस्तु की जुदाई का बोध हो, वह आपादान कारक होता है। यहाँ तो हिमालय कहाँ से अलग हो रहा है? अभी हिमालय से अलग हो रहा है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? हिमालय से। तो हिमालय के साथ जो आपादान कारक हो गया। फिर के लिए जो आपका आता है, किस कारक का ये चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो रमा पर बहुत कर्ज है, रमा पर जो है इसका किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका अधिकरण कारक का अधिकरण कारक का ये उदाहरण है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पे लिखना बहुत चीज संभव नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कुछ हम आप पढ़ के आपको समझाएं। तो यहाँ आपको कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आप लोगों को बताना है इसमें, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आपको पता है वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसमें कौन कारक होगा बताइए? तो अलग होने में आपादान कारक होता है। अगला देख लेते हैं, गीता को तेज बुखार है। तो गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। इसमें गीता को में रेखांकित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ को जो हो गया नहीं, आपका गीता को कर्म कारक का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर गया, तो घर से तो अलग हो गया है, तो यह आपका आपादान कारक होगा, ठीक ना। एक और देख लेते हैं, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का है? तो में पर आपको पता है अधिकरण कारक का है। बच्चा ने आम नहीं खाया, ये कौन कारक है? तो आम, देखिए क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? आम पर पड़ा, तो आम को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बच्चे ने आम नहीं खाया, तो यहाँ आम का मतलब होता है को शून्य है, दिखाया नहीं गया है, तो यह आपका कर्म कारक है। इस तरह से आप कह सकते हैं यह कर्म कारक होगा। एक अब और देखिए, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं,
इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का है? चारपाई पर बैठे हुए। तो यहाँ देखिए तो चारपाई जो आपका हो गया अधिकरण कारक हो गया। यस कमिंग। तो आपको दिख रहा होगा बच्चे को भोजन दो, बच्चे को भोजन दो। आपको हम बताएं कि जिसे कोई चीज दान के रूप में दिया जाता है उसको लौटाया नहीं जा, तो उसमें कौन सा विभक्ति होती है? तो आपको संस्कृत में कह सकते हैं चतुर्थी विभक्ति होती है, या कारक की बात करें तो उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। दादी बच्चे को बुला रही है, इसमें बच्चे को कौन कारक हो गया? तो यहाँ आपका कर्म कारक हो गया। गरीब को वस्त्र दो, कौन कारक का उदाहरण हो गया? वस्त्र दो, ये आपका संप्रदान कारक हो गया। ठीक है ना। लोग सांप से बहुत डरता है, तो जिसमें डर का भय हो या जिससे किसी की रक्षा की जाए तो वह आपादान कारक होता है। क्या बोले? किसी से डर हो या तो किसी की रक्षा की जाए, वह कौन सा कारक होगा? वह आपादान कारक होगा। जैसे बच्चे को भूत से डर लगता है, तो यहाँ डर से तो कौन कारक हो गया? आपादान कारक हो गया। या कोई लोग अगर कर्ज धारता हो, जिसे मोहन सोहन का 500 रुपया धारता है, इस कौन सा कारक हो गया? अगर कोई लोग व्यक्ति अगर किसी का पैसा धारता हो तो उसमें कौन सा विभक्ति होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन कारक होता है? संप्रदान। जैसे रुपेश सोहन का 500 रुपया धारता है, कौन कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। नहीं हो जाएगा रे। एक और समझते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए। के लिए, में, के, से। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, तो इसमें क्या बढ़ा जाएगा? प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए, यहाँ क्या बढ़ा जाएगा? के। इस तरह से आपका ये कारक क्या होता है? खत्म होता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कुछ। चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। आपको पता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रिक दिया। क्या ट्रिक दिए थे? अनाप शनाप। ठीक है, तो वहाँ हमने इसका एक वीडियो बना दिए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ उतना समझेंगे नहीं, मौखिक समझेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्या कि हमको उतना पढ़ना है जो परीक्षा में आएगा, सिर्फ उसी चीज को पढ़ना है। तो सर्वनाम के कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। उत्तर आपका हो गया 6 प्रकार। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसको अन्य पुरुष या तो प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है। और निश्चय, यहाँ अगला देख लेते हैं। निश्चयवाचक है, इसमें है यह, ये क्या होगा? निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें क्या करा है? कौन नहीं है? तो इससे, उसको, इसमें, जिनसे, इसमें क्या होगा? सर्वनाम नहीं होगा। सर्वनाम के भेद है, तो आपको परीक्षा में 4 गो ऑप्शन दे देगा, और उसमें 1 गो सर्वनाम का भेद होगा, 3 गो सर्वनाम के भेद नहीं होगा। तो इसमें देखिए तो आपका क्या हो गया? संबंधवाचक, दरवाचक, भाववाचक। इसमें से बताओ कौन सर्वनाम नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तुम लोग देख के बताओ कौन सा सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम के भेद है? सर्वनाम के भेद हैं, नहीं बोले। सर्वनाम के यहाँ भेद कहना है। अगर नहीं आएगा तो नहीं के अनुसार आपको दिखाना है। तो इसमें सर्वनाम के सिर्फ ये वो भेद है। कौन है? संबंधवाचक। बाकी दरवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब संज्ञा के भेद है। सर्वनाम के भेद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक अगला समझते हैं। कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको बोले जो बोलने के लिए प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। इस तरह का यह सर्वनाम खत्म होता है। चलिए हम लोग व्याकरण के अगले टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। चलो देखते हैं। चलो अब यहाँ क्या दिया गया? अशुद्ध और शुद्ध शब्द। क्या है? अशुद्ध और शुद्ध शब्द। आपको इसमें क्या करना है? थोड़ा सा इसमें क्या दिया गया है? अशुद्ध और शुद्ध शब्द। यहाँ आकाश, आकाश में क्या छूटा हुआ? देखो तो आ छूटा हुआ,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आकाश। क्या हो जाएगा, आकाश। अब यहाँ देखो आविष्कार है, लेकिन वो क्या होता है, आविष्कार होता है। तो यहाँ भी आ छूटा हुआ, आविष्कार। ठीक है जी। और यहाँ देखो आवाज, आवाज नहीं होता है, आवाज होता है। कुछ हम लोग बोलचाल की भाषा करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो पता नहीं चलता है, लेकिन लिखने में इसका थोड़ा सा मायने रहता है। इस सब चीज को मेरा चीज है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसको आवाज बोलते, क्या बोलते हैं, आवाज। प्राणी नहीं होता, इसको प्राणी बोलते हैं, प्राणी। छोटी मात्रा नहीं होता, बड़ी मात्रा होता है। बीमार में हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार होगा, दीर्घिकार होगा, ये बीमार हो गया। उज्जवल देखिए आपका सही है, गलत है, गलत है। उज्जवल को कैसे संयुक्त, मतलब जो संयुक्त ओ, मतलब ये जो और क्या होगा, ये जो संयुक्त और ओल उज्जवल हो जाता है। ठीक है ना। ईश्वर में आपका यहाँ बड़ी मात्रा होगा, ईश्वर हो जाएगा। ईद में भी आपका बड़ी मात्रा होगा, ईद हो जाएगा। तुलसीदास में तो स्व में क्या होगा, दंत स्व में बड़ी मात्रा होगा, दीर्घिकार होगा, ये तुलसी हो जाएगा, तुलसीदास। अतिथि में यहाँ बड़ी मात्रा में तो में नहीं होगा, छोटी मात्रा होगा। इस तरह से अतिथि हो गया। पंक्ति में दीर्घिकार नहीं होता, पंक्ति में हर्षिकार होता है। तो हमने यह चीज बता दी आपको, ताकि आप इसको परीक्षा में पहले से आपको ध्यान में रहना चाहिए, किसको कैसे करना, अशुद्ध क्या होता है, शुद्ध क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं और व्याकरण से संबंधित आगे चीज को देखते हैं। चलिए हम लोग अब क्रिया को समझते हैं। क्रिया को वर्ब बोलते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, टालना, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है। या अथवा हम लोग कह सकते हैं जिसके अंत में क्या लगा होगा, ना लगा होगा। क्या होगा, ना लगा होगा, उसको आप लोग क्रिया, या तो उसको संस्कृत में आप धातु भी कह सकते, क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, क्रिया या धातु के अंत में, क्या बोलिएगा, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया या तो धातु के लगने वाले प्रत्यय। प्रत्यय का आपको पता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाता है। तो ये आपका आ जाता है, क्रिया धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला हम लोग समझ लेते हैं, आयसु रोते रोते, क्या करा, कोई नाम है, आयसु रोते रोते सो गई, कौन सी क्रिया है, यह आपका असमापिका क्रिया है। तो क्रिया जानते हैं, ये क्या कौन सा क्रिया हो गया, इसको हम लोग असमापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, रोते रोते सो गई। ठीक है ना। तो यह रोते रोते सो गई है जो क्रिया हुआ, या कौन सी क्रिया में हुआ, इसको हम लोग असमापिका क्रिया कहेंगे। अगला समझते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है वर्तमान काल के कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया यहाँ करा है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, परीक्षा में पूछा जाएगा, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, रंजक क्रिया का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगला हम लोग समझते हैं, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, कृदंत क्रिया कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, कहता है मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर, क्या बोलिएगा, मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अगर मूल धातु है उसमें आप क्या लगा दीजिएगा, कर प्रत्यय लगा दीजिएगा, तो कौन क्रिया बनेगा, उसको कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया से संबंधित कुछ चीज को और देखते हैं। चलिए हम लोग आप समझ रहे हैं, अभी क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया में हम लोग समझते हैं क्रिया क्या क्या होता है, सकर्मक, अकर्मक और भाववाचक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ भाववाचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, भाववाचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। अब अगला समझते हैं, किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो किताब रख कर चले जाओ, यहाँ तो आज्ञा दिया, तो यहाँ हो गया आज्ञा सूचक क्रिया। क्या हो गया, आज्ञा सूचक क्रिया। काम का नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, काम का नाम बनाने, काम का नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, या हम बोले थे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते थे, उसे क्या कहिएगा। तो यहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है,
काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं हो, और का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आकाश, ये तो आकाश में अदर वर्ड हो गया, लेकिन आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, क्रिया है और उसमें इसमें कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं। जैसे राम किताब को पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो यहाँ कर्म क्या हो गया, किताब। लेकिन यहाँ चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ उड़ रही है, किस पर मतलब उड़ रही है वो नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कह सकते हैं, इसमें क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता, कर्मक क्रिया। जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया। जैसे हम कहेंगे कि राम आम खाता है, इसमें बताओ कर्म है, राम आम खाता है, कर्म है, राम आम खाता, आम नहीं कर्म हो गया रे, तो आम खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जिसमें कर्म होगा उसको क्या कहेंगे, सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकर्मक। तो हम लोग क्रिया के वैसे दो रूप होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ क्रिया 3 प्रकार के होते हैं वैसे देखा जाए। एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक भाववाचक भी होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम आगे समझते हैं, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, 2। जबकि हम लोग पढ़े थे वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, अभी पढ़े थे 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। फिर से एक बार बोलो तो, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। और वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5। ये सब परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि आपको ये काल से संबंधित क्या होता है। तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल हम लोग जानते हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल है। तो प्रकार पूछेगा तो हिंदी में, तो भविष्य काल कितने हो गए, 2 हो गए। भूतकाल कितने हो गए, कितना हो गया, 6। और वर्तमान काल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कुछ चीज को और देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, ताकि आपका और भी नहीं छूटे। कहा गया क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, जिसे पठ है, पठ में क्या जोड़ेगा हिंदी में, ना, ना क्या जोड़ेगा, ना जोड़ेंगे तो पर मूल धातु में क्या जोड़ेगा, ना जोड़ेगा। पठ है तो पढ़ना हो गया, लिख है तो लिखना हो गया, ना जोड़ेंगे लिखना हो गया, हंस है तो ना जोड़ेंगे क्या होगा, हंसना, है ना रे। इस तरह से आप क्रिया को ना लगाकर आप क्रिया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला एक समझ लेते हैं, मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, आज्ञार्थक में तुम के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, तुम के साथ। जैसे तुम पढ़ो, तुम लिखो, आप लोग खाएं, आप लोग पढ़े, ये किसके साथ किया जाता है, तुम के साथ किया जाता है। कहता है मूल धातु होती है, मूल धातु क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मूल धातु का मतलब क्या हो गया, वह स्वतंत्र हो गया, ठीक ना। अब लिखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कहता है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, ठीक है। श्याम भात खाता है या खाता, क्या खाता है, भात, तो भात एक सकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अकर्मक क्रिया कौन है। देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि क्रिया से अगर पूछने पर जवाब मिल जाए उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे राम आम खाता, क्या खाता है, आम खाता, तो सकर्मक हो गया। वह दूध पीता, क्या पीता है, लेकिन कहेंगे कि वो रीता सोती है, क्या सोती है, जवाब मिलता है रे। वह हंसता है, क्या रोता, हंसता है, जवाब मिलता है। इसको क्या कहेंगे, या क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अर्थात जिसको पूछने पर जवाब मिल जाए उसको सकर्मक क्रिया, जिसको पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे, अकर्मक। जैसे वह सोता है, कौन क्रिया है, वह रोता है, कौन क्रिया है, कैसे हुआ, और क्या रोता है, वह इस तरह से कर, वह हंसता है, कौन क्रिया, लेकिन कहेंगे वह रोता है, कौन का, फिर अकर्मक। लेकिन कहेंगे कि वह भात खाता है या वह चावल खाता है, कौन क्रिया, क्रिया। इस तरह से आप लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ गए। वह दौड़ता है, कौन क्रिया है, समझ में आ गया ना। सकर्मक अकर्मक क्रिया समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं, आगे टॉपिक समझते हैं। इस तरह हमने कोशिश किया है आपको एक ही वीडियो में सब चीज समझा सके, ठीक है ना, व्याकरण से संबंधित। जहाँ तक हम कोशिश करते हैं आपका एक भी चीज छूटे नहीं और आपको एक ही वीडियो देखकर परीक्षा में धमाल मचा सके।
ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करके देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग अब समझते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो पूर्व में आएगा। पूर्व का मतलब प्रारंभ में आएगा। जो प्रारंभ में आएगा उसको क्या कहिएगा आप? उपसर्ग कहिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उपसर्ग का प्रयोग, ऐसे संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की संख्या कितने है? 22 है। लेकिन हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई लिमिट नहीं बताया कितने होगा, ठीक है। तो उपसर्ग को आपको मोटा मोटी याद रखना है। जो पहले वर्ड पकड़ा जाएगा मुंह में वह क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। तो वही कहता है शब्द के प्रारंभ में जो शब्द आएगा वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताओ तो। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग कहिएगा? कौन सा उपसर्ग कहिए? प्रख्यात में प्र। देखो पहला मुंह में वर्ड क्या आया? प्र। तो प्र मुंह में पहला वर्ड जैसे प्र आया तो वह उपसर्ग आपका प्र होगा। जैसे यहाँ आप हम पहले बोले शब्द के प्रारंभ में लगने वाला क्या कहलाता है? वह शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे प्रख्यात में प्र हो गया। यहाँ प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। जिसे प्रति बोले क्या बोल, पहले बोलो क्या बोलेंगे? प्रतिकूल को प्रति बोलेंगे। जैसे प्रति बोलेंगे तो प्रति उपसर्ग हो गया। अनु बोलेंगे तो कौन हो गया? बताओ। अनु, अनुवाद, अनु हो गया। और निस्तेज में कौन सा हो गया? निस हो गया, नहीं हो गया। निर्वाह में देखो कैसे नीर, पहले क्या बोलेंगे? निर्वाह। तो नीर आपका क्या हो गया? ये आधा है तो निर्वाह क्या हो गया? या नीर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बैमान में बताओ तो पहले क्या आता है? बै, बे, बे, बे मान, बे आता है तो बे क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। इसी तरह अध्यक्ष में देखो तो क्या होता है? आधि, अधि आता है ना। अधि, अधि, अधियक्ष नहीं बोलता है रे, अध्यक्ष। तो इसमें आधी आ जाता, क्या आ जाता है? आधी आ जाता। स्वागत में क्या आ जाता है? सु आ जाता है। जैसे आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो पहला वर्ड कैसे लिखते हैं? तो पहला वर्ड संधि विच्छेद करने में जो आएगा वो ज्यादातर क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे सु आगत क्या कहता है? सु क्या? उपसर्ग। अवकाश में क्या देखो तो अब कौन पहला वर्ड कौन पकड़ाता है? तो अब, तब काश बोलती है। तो अब आपका टूटता, अब ऊपर जाकर पहला वर्ड टूटा तो अब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। निर्जन में देखो तो पहला वर्ड किस पे टूटता है? पहला का नीर, नीर आता है ना। नीर क्या हो जाएगा? सरस से आपका उपसर्ग हो जाता है। तो आप इसको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब प्रत्यय को देखते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड जो पकड़ाएगा मुंह में शब्द के प्रारंभ में वही आपका उपसर्ग होगा, ठीक। परीक्षा में उपसर्ग से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, ठीक है। तो आपका छूटना नहीं चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब प्रत्यय समझते हैं। तो उपसर्ग समझ गए थे, जो शब्द के पूर्व लगता है, पहले प्रारंभ में लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? यह शब्द के क्या होता है? अंत में लगता है। तो इस शब्द के अंत में लगने वाले को शब्द से बड़ा शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, लिखावट में कौन प्रत्यय लगा हुआ? वट प्रत्यय। गुणगुमान में कौन प्रत्यय लगा हुआ? वान प्रत्यय। धुंधला में कौन लगा हुआ? ला प्रत्यय। कनिष्ठ में क्या है? इष्ट है। पक्षी में क्या है? एक है। बहाव में क्या है? आव है। हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा हिंदी में प्रत्यय कितने हैं? तो बोलेगा 2। होनहार में कौन प्रत्यय है? हार प्रत्यय। क्या है? क्या इसमें रे? लिखावट है रे। आवट, आवट होगा। यहाँ क्या होगा? आवट होगा। क्या होगा? आवट होगा। तो लिखावट, आवट है आ, ठीक है। तो हम प्रत्यय को पहचानने के लिए कैसे बोले? लास्ट में जो अक्षर पकड़ा है मुंह में वही क्या होगा? प्रत्यय होगा। जैसे लिखा वट, लिखा वट, वट आता, वट आता है इस तरह से। चिल्लाहट में कौन होगा? बताओ तो। चिल्लाहट, हट आ गया। क्या आ गया? हट आ गया। भुक्कड़ में क्या होगा? अक्कर होगा। अंतिम में क्या होगा? यम होगा। चलती में क्या होगा? ती होगा। रंगीली में क्या होगा? इली होगा। इस तरह से यह आपका क्या होता है? इस तरह से प्रत्यय खत्म होता है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याकरण के आगे हम चिल्लाहट मेरे लिखा बन चिल्लाहट मेरे, चिल्लाहट में आहट। क्या हो गया? आहट। और यहाँ भी आहट होगा। क्या होगा? आहट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं यहाँ कि समास।
तो हमने पढ़े हैं समास। समास में क्या होता है, देखिए समास के भेद हम जानते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक दिए हैं, द्वंद्वी अवतर। क्या है? द्वंद्वी अवतर। द्व का मतलब होता है द्वंद समास, और द्वि का मतलब होता है आपका द्वंद्वी। दी का मतलब होता है द्विगु समास, और अव का मतलब होता है अव्ययी भाव समास, त्व का मतलब होता है तत्पुरुष समास, क का मतलब होता है कर्मधारय समास। इसको हम लोग समझते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके बीच में आपका योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह के साथ साथ क्या होता है, यार जब योजक चिन्ह मतलब हटेगा तो और में देगा। किस में देगा? और में देगा। जैसे लोटा डोरी, भाई बहन, ऋषि मुनि, दिन रात, पाप पुण्य एक दूसरे के पूरक होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसको आप लोग द्वंद्व समास, तो परीक्षा में आपको दे देगा कि दिन रात बताइए कौन समास है, तो बोलिएगा द्वंद्व समास है। फिर द्विगु समास में क्या होगा? द्विगु समास में ये संख्या आएगा। इसमें क्या आएगा? संख्या। जैसे संस्कृत के संख्या आता है, संस्कृत से संख्या क्या होगा? एक, द्वा, त्रियो, चत्वार, पंच, षष्ठ, अष्ट, नव, 10। इस तरह से इसमें अगर संख्या आता है पहला शब्द, पूर्व पद में अगर संख्यावाची हो तो उसको कहिएगा द्विगु समास है। जैसे अष्टाध्यायी में यहाँ अष्टाध्याय कितना का है? 8 का। तो अष्टाध्यायी में 8, ये जो अष्टा हो गया ये द्विगु समास हो। यहाँ त्रि देखिए, संस्कृत के त्रि शब्द है, आपको संस्कृत के गिनती मिलेंगे तो समझ जाइए वह द्विगु समास है। यहाँ त्रिलोक हो गया, नवरात्रि हो गया, साप्ताहिक हो गया, नवग्रह हो गया, त्रिफला हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं द्विगु समास है। चलिए अव्ययी भाव को समझते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा वह आपका उपसर्ग होता वह, जैसे यथा, आजन्म, बे, पर, प्रति, इस तरह से यथा, ये सब जो पहला पूर्व पद होगा वह आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। अगर यह आता है पहले यथाशक्ति, आजन्म, बेकार, प्रत्येक, प्रतिमास, यथा संभव, वह समझिए अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये कारक के चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं? कारक के चिन्ह से बने शब्द होते हैं। जैसे राजपुत्र में मतलब क्या होगा? राजा का पुत्र। जब इसको विग्रह कीजिएगा तो देगा राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। राजकुमार, राजा का के कुमार को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। गौशाला, गाय के लिए जो आपका घर होता है वह गौशाला कहलाता है। वह क्या कहलाता है? गाय के लिए शाला, तो गौशाला हो गया, जिसको आप लोग घर से। रेखांकित, रेखा से अंकित को क्या कहिएगा? इसमें आपका जब इसको विग्रह कीजिएगा तो इसमें आपका कारक चिन्ह आएगा। तो कारक चिन्ह आएगा जो, तो आपका कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। कन्यादान, कन्या का दान क्या होता है? कन्यादान होता है। इस तरह से आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में क्या होगा कि इसके अंतिम पद में आप कैसा लगा के देखिए तो अगर जवाब मिल जाए तो कर्मधारय समास। मुख कैसा है? चंद्रमा की तरह, ये आपका चंद्र मुख कैसा हो गया? कर्मधारय समास। नयन कैसा है? मृग की तरह, तो ये आपका कर्मधारय समास। पुरुष कैसा है? अच्छा है, सुमनता, अच्छा, तो ये आपका कर्मधारय समास। दही बड़ा कैसा है? दही है, तो इधर दही बड़ा। पॉकेट मार, इस तरह से ये कह सकते हैं। सब किसके समास के उदाहरण है? ये कर्मधारय समास के उदाहरण। चलिए हम लोग आप बहुब्रीहि को समझते हैं। बहुब्रीहि में क्या रहता है? यह विशेष अर्थ को रखता है। यह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जो दे उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो, इसमें देवी देवता के नाम आएंगे। क्या आएंगे? इसमें जो आपका आएगा ना, देवी देवता का नाम आएगा। तो देवी देवता का नाम जिसमें आया, तो जैसे बीना पानी, सरस्वती माता का, लंबोदर, गणेश भगवान का नाम, पीताम्बर, इस तरह से आपका जो आएगा ये आपका हो जाएगा कौन समास? जैसे दशानन आ जाएगा। ये सब सारे आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का मतलब जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसमें दिए गए हैं। तो आपका द्विगु समास में आपका आ जाता है पंचवटी, आ जाता है कर्मधारय समास में पीताम्बर, नीलांबर, नीलोत्पलम, परमेश्वर। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये समास के उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा हम लोग आप समझ लेते हैं द्विगु समास का। द्विगु समास का मतलब होता है चौराहा, ठीक है, चौराहा, त्रिकाल, दोपहर, नवग्रह। ठीक है, इस तरह से द्विगु समास का आ जाता है, द्विगु समास का आ जाता है। ठीक है, इसमें हम आपको बोले संख्यावाची आएगा, संख्या का नाम आएगा,
ठीक है। और त्रिफला, त्रिपाद, पंचमुख, त्रिभुवन। और द्वंद्व समास जैसे या तो योजक चिन्ह से बना होगा या तो उसके बीच योजक चिन्ह हटता है तो और में देगा। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को आप योजक चिन्ह से दर्शा सकते हैं, या लिखिएगा तो राधा और कृष्ण होगा। लोटा डोरी, दाल भात, दाल और भात को दाल भात कहते हैं। गाय बैल, गाय और बैल, इस तरह से आपका हो गया द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में जैसे आ गया आपका आ गया दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, नहीं ये बहुब्रीहि समास का आ गया। इसमें देवता का नाम जिसमें आएगा बहुब्रीहि समास, जैसे दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, दिगंबर, चतुरानंद, जितेंद्रिय, लंबोदर, पीताम्बर, पंचानन, मीठ बोला। अब वही भाव समास में समझ लेते हैं। अकारण, जो अकारण का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, क्या बिना कारण के। अनजन्म, अनजाने, अनजाने का मतलब होता है बिना जाने। आजन्म, जन्म से मृत्यु तक को आजन्म। यथाशक्ति, शक्ति भर। खूबी के साथ, बखूबी होता है। बेकाज, बिना काज के। बेखटके, बिना खटके के। प्रत्येक, एक एक करके प्रत्येक बढ़ता, प्रत्येक मास, हर मास को प्रत्येक मास बोलते हैं। यथासंभव, इस तरह से यह वही भाव समझ के आते हैं। एक आ जाता है आपका नए समास। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, परीक्षा में अगर नए समास आ जाता है, नए का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब इसके आगे अ लगा रहेगा। जैसे अधर्म, क्या आएगा अधर्म, अशोक, ठीक है ना, अन्याय, ठीक है ना। तो ये सब समास अगर अ से बना हुआ कोई समास का मतलब होता है नहीं। अगर इस समास अगर आता है तो उसको कहिएगा नए समास। क्या कहिएगा नए समास। तो तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह आए, कर्मधारय समास में आप अंतिम पद में कैसा लगा के देखिए, कैसा लगा के देखिए, कैसा लगा के देखिए। अगर जवाब मिल जाए तो उसको आप कहिएगा कौन समास है, कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, देवी देवता का नाम अगर आता है उसको कहिएगा बहुब्रीहि समास है। इस तरह से आप समास समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए हम लोग पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ अग्नि का, अग्नि का आग, पावक, दहन, ज्वलानन। आंख का नेत्र, लोचन, नयन। गणेश का लंबोदर, गजानन और विनायक। गंगा का देव, नदी, भागीरथी, विष्णुपति। गंगा का ये हो गया जंगल का वन, आरण्य, विपिन। तो वहां परीक्षा में आपको दे देगा कि जंगल का एक और इसका कौन पर्यायवाची शब्द है। तो आपको देखना है कि आपको याद रहना चाहिए जंगल का क्या क्या और होते हैं उनके नाम। पति का क्या हो जाएगा, स्वामी, आर्यपुत्र और भर्ता। अब आकाश का हो जाएगा नभ, अंबर, आसमान, शून्य। तो आकाश दे देगा, उसमें से वो आसमान दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें आपको टिक। कपड़ा में वस्त्र, पट, वसन, चीर, ये सारे आपका क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई आता है तो आप उसको टिक करके लाइएगा, ठीक है। हमने कोशिश की है कि आपका एक भी चीज छूटे नहीं, इसके लिए इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके काम का है। तो हम जो कोशिश किए हैं आप इसको साकार करें, ठीक है। तो हमारी मेहनत तब रंग लाएगी जब आप बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट बनाइए, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप वादा किए थे, तो इसीलिए हमने कोशिश की आपके बिहार बोर्ड 2023 का जो वर्ग 10वीं का रिजल्ट है वो आपके साथ बने और आपके साथ हम लोग खुशी मनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेहनत कीजिएगा तब ना वह खुशी मिलेगी। तो आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, समझिए, बुझिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा व्याकरण को, थोड़ा सा और बच गया है व्याकरण से संबंधित, उसको देख लेंगे, ठीक है। पूरा व्याकरण हमको लोग क्या कर लेंगे, लगभग कवर कर चुके हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं विपरार्थक शब्द। विपरार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। विपरार्थक का मतलब क्या होता है, उल्टा, जिसको आप लोग विलोम भी कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, अग्रज का क्या होगा उल्टा, अनुज। अनुकूल का प्रतिकूल, अधिक का अल्प, आजादी का गुलामी, आय का व्यय, आवश्यक का अनावश्यक, चढ़ाव का उतार, जल का स्थल, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, अपमान का सम्मान, अमावस्या का पूर्णिमा, क्रोध का क्षमा, खरीद का बिक्री, नवीन का प्राचीन, वर्षा का सुख। इस तरह से यह आपका विपरार्थक शब्द था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है।
आज़ादी दे देगा, बोलेगा इसका आप लोग विलोम शब्द बनाइए, या तो इसका विलोम शब्द होगा तो ये गुलामी हो जाएगा, आय का व्यय हो जाएगा, चढ़ाव का उतार हो जाएगा। जैसे परीक्षा में दे देगा आपको, कहेगा कि जल का है ना विलोम शब्द लिखें, या दिया गया इसमें से कौन सही है, तो जल का विलोम शब्द उसमें देख लेना, स्थल कहाँ है वह सही होगा। इस तरह से आपका विपरीतार्थक शब्द हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मुहावरे को देखते हैं। अब हम लोग सकते हैं अनाकार्थवाची शब्द। अनाकार्थ एक शब्द के मतलब जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, अनाकार्थवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, आदि को क्या क्या बोल सकते हैं, दशरथ के पिता भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, ईश्वर भी बोल सकते हैं। कनक का मतलब होता है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। काल का मतलब होता है मृत्यु को भी काल कर सकते हैं, समय को भी काल सकते हैं, यमराज को भी काल कर सकते हैं। चक्र का मतलब होता है चक्र को किसको चक्र का, पहिया का को भी चक्र कर सकते हैं, चाक को भी चक्र कर सकते, चकवा को भी चक्र कर सकते हैं। पानी को पय भी कर सकते हैं, दूध को भी पय कर सकते हैं। अर्घ का मतलब होता है आगे, या तो इसको पहले भी लोग बोलता है अगुआ मुख, मतलब अग्र को हम लोग अनेक रूप में बोल सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। परीक्षा में पूछा जाता है कभी काल कि वो अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, उसको कहेगा कि शुद्ध करके दिखाइए, तो उसमें 4 गो ऑप्शन रहता है, उसमें जो शुद्ध है उसको आपको क्या करना है, टिक करना। जैसे राम ने रोटी खाया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई। अगला देख लेते हैं अशुद्ध में, सीता ने भात खाई, या होगा सीता ने भात खाया। मुझे शुद्ध भैंस का घी दो, मुझे शुद्ध भैंस का घी दो, यहाँ हो जाए मुझे भैंस का शुद्ध घी दो। इस तरह से हो जाएगा। आपका दर्शन हुआ, आपके दर्शन हुए। इस तरह से इसके कई सारे इसमें से उदाहरण है। जिसका उसका प्राण सूख गया, उसके प्राण सूख गए, इसका सही होगा। पुत्र पिता का अनुसरण करता है, इसका सही उत्तर होगा पुत्र पिता का अनुसरण करता है। उसका पति निर्दयी है, इसका सही होगा उसका पति निर्दयी है। ठीक है, तो सब कुछ भस्म हो गया, सब कुछ भस्म हो गया। कभी कभी मूर्धन्त स्व और दंत स्व, इसमें भी कुछ अंतर होता है शुद्ध और अशुद्ध में। तो आपको पता है, अगर हर बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा देते हैं, इससे भी अर्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। मैं वह किताब पढ़ा हूँ, इसका सही होगा मैंने वह किताब पढ़ी है। दही खट्टी है, यह होगा दही खट्टा है। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य था, तो आपने देख लिया। सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं ताकि परीक्षा में कोई ऐसा भूल नहीं हो जाए। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अब की बार बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सकें। ठीक है, थोड़ा सा इस पर आप अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिए। चलिए हम लोग आपको बोले थे मुहावरा बताएंगे, तो चलिए हम लोग कुछ मुहावरा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद लगभग मेरा व्याकरण खत्म होने वाला है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां। ये मुहावरा दिया रहेगा, इसका हिंदी अर्थ पूछेगा, इसका क्या होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, तो और कभी कभी इसको वाक्य प्रयोग में भी बोलेगा, वह इसका इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अंगूठा चूमना, तो इसका मतलब होता है चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंधे की लकड़ी होना, एक ही सहारा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, खेत आना, युद्ध में मारा जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, सिर पीटना, पछताना। इसको आप देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेगा। जैसे आपको दे दे अंगूठा चूमना कि चापलूसी करना, कहेगा इसका वाक्य प्रयोग कीजिएगा। आजकल विद्वानों को भी शासकों के अंगूठे चूमने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अनुसार से जैसा सेटिंग करेगा वैसे आप जाके क्या कर दीजिएगा, परीक्षा में बना दीजिएगा। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, जैसे आप इसका वाक्य प्रयोग कैसे कीजिएगा, अपना काम पूरा कर अच्छे लोग क्या करते हैं, अंगूठा दिखाते हैं। इस तरह से आप इस सारे मतलब मुहावरे को आप वाक्य में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आपको कुछ लेटर बना के दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद यह वीडियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक पत्र लिख के दिखाते हैं। कहा गया अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें 1000 रुपये क्या हो, मंगनी हो, क्या हो, मंगनी हो, वहां से आप मंगनी हो
मांगनी हो, ठीक ना, 1000 रुपये पिताजी से लेनी हो, तो उसको कैसे कीजिएगा, तो लिखिएगा पूज्य पिताजी, क्या लिखिएगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम, यहाँ भी आप इसको एस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ, लड़की लोग कहिएगा करती हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आगे समाचार यह है कि परीक्षा नजदीक है, इसकी तैयारी के लिए, क्या बोलिएगा, इसकी तैयारी के लिए कुछ किताबें की जरूरत है, अतः आपसे अनुरोध है कि 1000 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेज दीजिए या भेज दीजिए। आपका या आप लोग, लड़की है तो प्यारी लिखिएगा, लड़का है तो प्यारा लिखिएगा। आपकी प्यारी पुत्र या पुत्री हो जाएगा, ठीक है। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा, स्थान लिख दीजिएगा। इस तरह से ये आपका पत्र हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए परीक्षा में कहा ही गया यथासंभव ही विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, कोशिश करें कीजिए अपने शब्दों में उत्तर लिखने का, कॉपी करने का प्रयास नहीं कीजिए, जहां तक प्रयास कीजिए अपने से लिखिएगा, नंबर जरूर आएगा, ठीक है परीक्षा में। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब, अगर आपको प्रधानाध्यापक या प्राचार्य महोदय पर कोई पत्र लिखने के लिए कहे तो इसको कैसे लिखते हैं। कभी कभी महाशय भी दे सकते हैं, या अगर कोई मैडम हो उसको भी कैसे लिखते हैं। तो चलिए इसमें पहले हम सीखते हैं प्रधानाध्यापक और प्राचार्य पर कैसे लिख सकते हैं। तो जो लड़का एवं लड़की होंगे तो उसको इसको देखते रहिए, और दोनों के लिए हम इसमें समझाएं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़का के लिए, लड़की के लिए भी है। तो दोनों का इसमें हम सेंटेंस वाक्य को लिखे हैं, चलिए देखते जाइए। आपको सबसे पहले 4/4 मोड़ देना है, 1/4 छोड़ देना है पहले, और लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, सेवा में, क्या लिखिएगा, सेवा में लिख के थोड़ा सा यहाँ ऐसे दे दिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, या तो आप प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल है तो प्राचार्य महोदय, ठीक है। विषय, अब देखिए यहाँ आप स्कूल का नाम दर्शा सकते हैं, इसमें आप स्कूल दे दीजिए, जैसे जिसका है दयानंद सरस्वती मध्य विद्यालय, ठीक है, सनवर्षा मथुरापुर। जो भी आपका स्कूल है, जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, अपना स्कूल का नाम दे देते हैं। विषय, जो भी आपका विषय है, देखिए परीक्षा में आपका विषय ही अलग आएगा, उस विषय को ही सही से आपको लिखना जरूरी है। लिखना सब चीज यही भाषा है, लेकिन विषय क्या कहेगा, कभी छुट्टी के लिए कहेगा, कभी आपको कहेगा कोई विद्यालय में कोई फंक्शन आयोजित है उसके विषय में आपको क्या करना, साफ सफाई के विषय में कहेगा, या आप एक गरीब छात्र है, शुल्क माफ करने हेतु तो आपको अपने प्रधानाध्यापक को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो कुछ तो विषय कोई भी हो सकता है, तो आप अपना पत्र लिखने का शैली यही रखिएगा, सिर्फ विषय, जहाँ जैसे यहाँ आप एक बार पढ़ के बताते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्राचार्य महोदय दयानंद सरस्वती मध्य विद्यालय सनवर्षा मथुरापुर, विषय 2 दिनों की छुट्टी। तो आपको क्या बोले, विषय आपका जो होगा वह चेंज करके लिखिएगा परीक्षा में, जो भी वहां देख लीजिएगा विषय किस पर लिखने के लिए कहता है। द्वारा आपका वर्ग शिक्षक हो गया, कि आप किसको देते हैं, किससे छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, वह आपका वर्ग शिक्षक होता है। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं, अगर लड़का है तो आप इसमें दे सकते हैं, जैसे मैं, हम अपने विषय में विनय कुमार, या लड़की है कोई सीता है तो सीता कुमारी, आपके विद्यालय कक्षा, ठीक है, आप जो भी है 10वां में, 8वां में, 9वां में, जो भी दे सकते हैं, छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। मेरा, मेरी आप दे सकते हैं। क्रमांक, खंड आपका सेक्शन जिसको बोलते हैं, मेरा क्रमांक दीजिएगा, रोल नंबर जिसको कहते हैं, खंड सेक्शन जिसको कहते हैं, खंड दे दीजिए, ABC कुछ भी हो सकता है। मेरे घर पर बड़े बहन की क्या है, बड़ी बहन की क्या है, मेरे घर पर बड़ी बहन की शादी है, इसलिए मैं अपने वर्ग से अनुपस्थित क्या रहूंगा, मैं अपने वर्ग से क्या रहूंगा, अनुपस्थित रहूंगा। लड़की लोग लिखिएगा रहूंगी, क्या लिखिएगा, रहूंगी, ठीक है। अब आता श्रीमान से प्रार्थना है कि छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। आपका, लड़की लोग लिखिएगा आपकी आज्ञाकारी छात्रा दे दें, लड़का लड़की लिए थोड़ा सा अपने, लड़का के लिए छात्र, लड़की के लिए छात्र, आपका आपकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लड़का के लिए आपका, लड़की के लिए आपकी। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। स्थान आप लिख दीजिएगा, जो भी
जहाँ से आप लिख रहे हैं, जिस तारीख में लिख रहे हैं उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर आप मान लेते हैं आप एक निर्धन छात्र है, गरीब छात्र है, अगर आपको अपना कुछ शुल्क माफ करवानी है तो वो कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय दयानंद सरस्वती मध्य विद्यालय सोनबरसा, विषय यहाँ क्या लिखिएगा, शुल्क माफ कराने हेतु द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय स्वामी निवेदन है कि मैं विनय कुमार आपके विद्यालय कक्षा जो भी दीजिएगा नवम का या दसम, या आप दसम लिखना, दसम का आप परीक्षा दे रहे हैं, दसम का छात्र हूँ, मेरा क्रमांक संख्या इतना है, खंड इतना है, आगे मतलब लिखिएगा। अब यहाँ लिखिएगा विषय, क्या लिखिएगा, विषय लिखना है, मैं एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक किसान है, तो और मेरी मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा खेती बाड़ी मतलब थोड़ा सा दाई का काम करके या रखिएगा किसी के यहाँ काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करती है, उससे घर नहीं चलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा शुल्क क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई कर सकूं। इस तरह से लिख दीजिएगा। इसलिए आता श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे शुल्क माफ करने में क्या करें, मदद करें, ताकि मैं पढ़ाई आगे कर सकूं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ लिखिए, आपका आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी छात्र, क्या लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, स्थान दिनांक। इस तरह से देखिए आप मित्र पर भी लिखिएगा, तो मित्र पर लिखने के लिए कुछ नहीं, वो आसान से लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी हम चलिए आपको लिख के थोड़ा सा समझा देते हैं। चलिए यहाँ हम आपको मित्र पर, अगर कभी काल परीक्षा में आ जाता है कि मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिस पे आपको चिड़ियाघर घूमने के विषय में आपको बताना है, कैसा लगा वहाँ चिड़िया के घर घूमने में, वो आपको वहाँ उसको बताना है, उस दृश्य को बताना है, उसको बताना है। तो या आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाए उसको दिखाना है, तो कैसे मित्र को लिखिएगा। तो यहाँ चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रिय मित्र नमस्ते, या तो अगर आपका चलता बनता है तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं, लिखिएगा मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे। आगे समाचार यह है कि मैं कल पटना चिड़ियाघर घूमने गए थे, वहाँ काफ़ी ऐसे चिड़िया को देखे जो कि था और कुछ विलुप्त हो गए, तो कुछ हमें तो दुख हुआ और वहाँ कुछ हमें खुशी हुआ, ठीक ना। चाहता हूँ कि आप भी अगर कभी यदा कदा समय मिले तो आप भी उस दृश्य को देखें और आप भी हम लोगों को उसके विषय में ज़्यादा जानकारी दें, ठीक है। तो आपका प्यारा मित्र आप नाम दे सकते हैं, इस तरह से मित्र के विषय में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी पत्र जो होता है ना वो आपके थॉट पर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए और पत्र में एक चीज़ आपको बता देते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। क्या होता है, औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। एक होता है आपका किसी खास संबंधी को लिखते हैं, एक होता है जिसको आप नहीं जानते हैं उसको लिखते हैं, तो दोनों का लिखने का शैली अलग अलग है। तो चलिए, तो आप पत्र में ज़्यादा से ज़्यादातर आप क्या करें कि कम शब्दों को लिखें ताकि और स्पष्ट रूप से लिखें। पत्र में क्या होता है, स्पष्टता होना जरूरी है ताकि अगला आदमी आपके भाषा को कम ही शब्दों में ज़्यादा समझ पाए, तब वह पत्र का नियम है, ठीक है। और पैराग्राफ का एक नियम किससे लिखें, पैराग्राफ कहाँ होगा, कहाँ शब्द को किस शैली में लिखा जाएगा, और शुद्ध लिखें, ठीक है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो जहाँ तक हमसे हो सका व्याकरण में, फिर भी वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है, तो हमें आशा है कि आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, ठीक ना, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। देखिए अगर हम इसमें से कोई भी टॉपिक्स अगर छोड़ देते तो हमें इस चीज़ का रहता कि अगर बाय द वे इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता तो परीक्षा में अगर नहीं लिखते तो थोड़ा सा हमको दुख होता कि आप इससे नहीं लिखा, हम नहीं बता पाए। हमने कोशिश की है कि एक भी वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे सकें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमें परीक्षा के बाद बोलिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और क्या परीक्षा में हमने जो पढ़ाए आपको क्या कितना इससे सहयोग मिल पाया, अगर सहयोग मिला तो इस खुशी को ज़रूर हम लोग मल्टी टैलेंटेड परिवार में बांटेंगे, और रिजल्ट के लिए आशा रहेगा उस रिजल्ट के लिए, ताकि जो आप रिजल्ट बनाइएगा उसका हम लोग एक साथ बैठ मतलब मिलजुल कर उस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस खुशी को एक दूसरे से शेयर करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।